तो आज हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स की रिवीजन के बारे में, जो कि एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी 11th-12th के लिए भी, एंड सिंपल एंड शॉर्ट बीकॉम और एमकॉम के लिए भी। जो एग्जामिनेशन है उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन करेंगे और एक शॉर्ट में कुछ टॉपिक्स में रिवाइज़ करूँगा जो आपको एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी काम आएंगे। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। जो मेन क्वेश्चन है और जो मेन क्वेश्चन है उसको समझेंगे, जो थोड़े लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको थोड़ा बाद में हम लेंगे। ठीक, तो पहले यूनिट में आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के बारे में दिया गया है। बिजनेस इकोनॉमिक्स और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स सेम ही होता है। आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में ही चलना है। आपको यूनिट 1 में अगर देखा जाए तो स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के नाम पे दिया हुआ है। तो हम चाहे तो ये स्कोप इसमें लिख सकते हैं कि एक बिजनेस मैनेजमेंट करने के लिए हमें जो इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो बिज़नेस को प्रॉपरली टैकल करते हैं, उनके लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या स्कोप होते हैं, क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, वो हमें अच्छे से देखने हैं। तो वो आप चाहे तो ये वाले पॉइंट भी उसमें लिख सकते हैं, जैसे कि रिस्क होती है, कंपटीशन होती है, उसके बाद में कॉस्ट के ऊपर ध्यान देना होता है, डिसीजंस लेने होती है, पॉलिसी को अमेंडमेंट करना होता है, कंट्रोल करना होता है, प्लानिंग करनी होती है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना होता है, पोर्टफोलियो मैनेज करना होता है, एंड देन सो एंड सो प्रॉब्लम के सोल्यूशन भी निकालने होते हैं। ठीक है, कुछ अदर पॉइंट भी आपको दिए हुए हैं रेफर के लिए। स्कोप ऑफ इसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स में यानी कि मैनेजमेंट के ही इकोनॉमिक्स के लिए स्कोप, एक डिमांड एनालिसिस, कॉस्ट का एनालिसिस कि कितनी डिमांड है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए डिमांड है या नहीं है, ये भी आपको सोचना होता है। कॉस्ट कितना लगेगा, खर्चा कितना आएगा, उसके बाद में उसकी प्राइसिंग कितनी लगेंगी। मैंने जस्ट क्लास के बच्चों को कुछ एग्जांपल दिए थे, याद होगा कि होटल अगर आपको खोलना है और उस समोसे का प्राइस आपको तय करना है कि हम अपने रेस्टोरेंट में समोसे का प्राइस पर पीस क्या रखते हैं, तो हमें पता चलेगा कि हम कितना रुपया प्लेट समोसा बेच सकते हैं, यानी कॉस्ट पता चलेंगी, तो हम प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हैं। ये हमें मैनेजमेंट के द्वारा मिलता है। देन उसके ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी कितनी रहेंगी, मतलब कि हमें देखना पड़ेगा कि रेस्टोरेंट में क्या चलता है। जैसे एग्जांपल कि हम रेस्टोरेंट में मान के चलो समोसा बेचने वाले हैं, ठीक है, उसके ऊपर कितना कॉस्ट आता है। मान के चलो आपको 15-20 रुपये कॉस्ट आ रहा है। उसके बाद में प्राइसिंग सेट करेंगे हम उसकी कि भाई हमें 20-25 रुपये कॉस्ट आ रहा है, तो मैं उसकी प्रॉफिटेबिलिटी सेट करके 5 रुपये का प्रॉफिट रखता हूँ या 10 रुपये का प्रॉफिट रखता हूँ, तो मैं मार्जिनली उसको 30 में बेचूंगा। ठीक है, यानी कि मुझे पर्टिकुलर पता चलेगा, तो मुझे फिर प्रोडक्शन कितना करना पड़ेगा डिमांड के हिसाब से। ठीक है, एंड देन फाइनेंशियल एनालिसिस, कितना पैसा आएगा, कितना जाएगा, प्रॉफिट और लॉसेस जो भी है वो चेक करने के लिए, एंड देन फाइनली गवर्नमेंट की पॉलिसी को भी फॉलो करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इकोनॉमिस्ट या मैनेजर इकोनॉमिस्ट, इस नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बिजनेस इकोनॉमिस्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसका रोल क्या होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो पहले प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, देन ऑर्गेनाइजिंग ज़रूरी है। उसके बाद में मैंने तो पहले बताया था, कोई भी बिज़नेस करना है तो आपको एक प्लान करना पड़ेगा। उस प्लान के हिसाब से कितने लोग उस बिज़नेस को करेंगे ये आपको सोचना पड़ेगा। और बिज़नेस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें स्टाफिंग लगेगी, मतलब कि कितने पर्सन उस बिज़नेस को हैंडल कर सकते हैं, उसके नीचे फिर कितने सबॉर्डिनेट रहेंगे। ठीक है, मैनेजर कौन रहेगा, सुपरवाइज़र कौन रहेगा, फिर इसके नीचे कौन रहेगा, फिर इसके नीचे कौन रहेगा। ऐसे हम बहुत सारी ट्री बना सकते हैं। सो दैट्स इट, डिपेंडिंग ऑन स्टाफिंग कि स्टाफ कितना लगेगा, काम मैन पावर कितना लगेगा। देन ये सभी मैन पावर करने के बाद डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डायरेक्शन किस तरीके से होगा, क्या होगा, कौन करेगा, और फाइनल स्टेप होती है इसमें कंट्रोल। अगर हम देखे जाए तो ये आपने मैनेजमेंट की स्टेप में भी पढ़े हैं। इट्स अ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज मैनेजरियल फंक्शन में यही आता है कि मेन फंक्शंस क्या होते हैं। और भी चर आपको पॉइंट लिखने हैं तो यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं कि प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग, फिर ट्रेनिंग दो उनको, फिर उनके यानी इंटरव्यू ट्रेनिंग होंगी, ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसके बाद में फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सो एंड सो दिए। ये तो बहुत लेंदी प्रोसीजर्स है, इतना नहीं चलना है आपने, ये बेसिक पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, 5वां पॉइंट आप कंट्रोल लिख सकते हो। उसके बाद में बिजनेस डिसीजंस का भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ बिजनेस डिसीजन के टाइप्स क्या हैं। तो वैसे तो छोटा सा क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स के लिए काम आता है ये। रूटीन डिसीजन, छोटे मोटे डिसीजन, डे बाय डे डिसीजन। स्ट्रेटेजिक डिसीजन, कोई मतलब वर्क कोई परफॉर्म करना है प्रॉपर तरीके से, अच्छा सा वर्क जो कि काम करने में तकलीफ जाती है, ऐसा कोई स्ट्रेटजी वाला वर्क, जैसे कि कोई एक मतलब मास्टर प्लानिंग अगर है तो वो हम स्ट्रेटेजिक डिसीजन में डालेंगे। ये हमेशा टॉप लेवल के लोग लेते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजन में आपका ऑब्वियसली वो अमाउंट आएगा जिससे
कि जिसका इम्पैक्ट सीधा काय पे होगा, आपके प्रॉफिट पे, या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल पे, या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। नॉन फाइनेंशियल में ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी। नॉन फाइनेंशियल में ये रहेगा कि किसी का प्रमोशन करना है, किसी का डिमोशन करना है, कि किसी को ट्रांसफ़र करना है, मतलब कि किसी पर्सन को कहीं से कहाँ भेजना है, या जो भी है, मतलब उसमें फाइनेंशियल डिसीजन नहीं रहेंगे। मेजर मतलब बड़े और माइनर मतलब छोटे डिसीजन, ऐसे कोई छोटे मोटे डिसीजन इसमें ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दिया है माइक्रो। माइक्रो ये आपको बेसिक में पढ़े ही होंगे 11th 12th और बेसिक में, क्योंकि माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो मतलब लार्ज, आपको इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। डिफरेंस बिटवीन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, तो इसको ज़्यादा नहीं समझाऊंगा मैं, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन आपको इसको पूछा जाता है। ठीक है, आपको बाकी पता ही होगा माइक्रो और मैक्रो के बारे में, तो मैं आप इसका कुछ पॉइंट नोट डाउन करना है तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन ये है, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट लेके रखना है कि माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या है। जनरली देखा जाए तो माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस क्या है कि भाई माइक्रो स्मॉल और मैक्रो लार्ज। फिर ग्रीक वर्ड में ये रहता है, वो रहता है, वो आप लिख सकते हो। उसके बाद में ये स्टडी करता है किसकी, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, पर्टिकुलर इंडिविजुअल लोगों की, और ये स्टडी करता है टोटल की। ठीक है, यहाँ पे टोटल का आपको मार्किंग ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ टोटल और यहाँ पे इंडिविजुअल। उसके बाद में थर्ड पॉइंट में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे स्टडी इंडिविजुअल प्रॉब्लम ऑफ कंज्यूमर, मतलब पर्टिकुलर कंज्यूमर की प्रॉब्लम, और यहाँ पे क्या होती है पूरा जैसे स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, यानी सब टोटल होता है, यहाँ एग्रीगेट होता है। फोर्थ पॉइंट में देखते हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसी कंसेप्ट है, इंडिपेंडेंट कंसेप्ट है, और ये इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि माइक्रो की स्टडी होंगी तो वो मैक्रो के काम आएंगी, इसलिए इंटरडिपेंडेंट बोला जाता है। इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस लिमिटेड है क्योंकि कम लोग करते हैं, इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस अनलिमिटेड है। उसके बाद में लास्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है क्या, इट हेल्प इन टेकिंग अ डिसीजन रिगार्डिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए काम आता है। एंड इट डिसीजन टेकिंग रिगार्डिंग द ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब टोटल एग्रीगेट, सबसे ज़्यादा इसका फोकस क्या पे होता है, एग्रीगेट पे, टोटल पे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एग्रीगेट 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 ऐसे। नाउ नेक्स्ट इज़ यूनिट डिमांड का लॉ भी आपने बेसिक में 11th 12th और इवन दो फर्स्ट ईयर में वगैरह पढ़ा है डिमांड के बारे में, तो डिमांड के बारे में ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहूँगा मैं। बस इतना है कि आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है डिमांड के बारे में क्या है, व्हाट इज़ डिमांड, एंड ये होता है। उसके बाद में डेफिनेशन आपको मार्शल की करनी है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपने नोट डाउन करनी है, अपने की पॉइंट बना लेने हैं एक छोटी सी, मतलब जिसमें आप मेन पॉइंट लिख लो और उसको फिर रिवाइंड करो एग्जाम के टाइम पे, आपको हेल्प होंगी। क्योंकि इतना सारा मैटर तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे और समय पे याद भी नहीं रहेगा, इसलिए बेसिक चीज़ें उनके पॉइंट्स और उनका एक शॉर्ट नोट बना लीजिए जो समझाया जा रहा है। एंड इसका डेफिनेशन क्या है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट द अमाउंट क्या है, डिमांडेड एक्सटेंड विद अ फॉल इन द प्राइस एंड डिमिनिशेस विद द राइज इन द प्राइस। मतलब सिंपल है, आपको पता ही होगा कि डिमांड जैसे प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या होती है, कम होती है, और प्राइस कम होती है तो डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। ये फ्लो होता है। इसका डायग्राम वगैरह भी था इसमें अगर देखा जाए तो, ये टेबल एंड डायग्राम। टेबल में आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया है। आपको अगर लॉ एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो आपने ध्यान में रखना है कि ये प्राइस और ये क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस क्या हो रही है 1 2 3 4 5 बढ़ते जा रही है, तो डिमांड क्या हो रही है 5 4 3 2 1 ऐसे कम होती जा रही है। तो डिमांड का कर्व क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट, यानी ये लेफ़्ट और ये राइट क्या होता है, डाउनवर्ड। ठीक है, उसके बाद में बेसिक में आपको अगर देखा जाए तो डिमांड की एनालिसिस में डिमांड के टाइप्स वगैरह दिए गए। अजम्पशन के बारे में आप लिखना है तो लिख सकते हो, वेरी सिंपल। डिमांड में अदर कंडीशन रिमेनिंग द सेम होती है, इसलिए नो चेंज इन टैक्स, नो चेंज इन हैबिट, नो चेंज इन इनकम, नो चेंज इन पॉपुलेशन, नो चेंज इन प्राइस लेवल, प्राइस रिलेटेड गुड्स, ऐसे कुछ चीज़ें, यानी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जैसा का वैसा ही है। वेदर पहले भी वैसा था, अभी भी वैसा ही है, गवर्नमेंट वैसी भी थी, मतलब गवर्नमेंट के रूल भी पहले भी वैसे थे, अभी भी वैसे ही है, सब कुछ वैसा ही है। टैक्स भी चेंज नहीं हुआ है, ऐसा बोला गया है। पहले भी अच्छे दिन थे, आज भी अच्छे दिन है, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, सो देन तो ऐसे कुछ चीज़ें दी हुई है। ठीक, एक्सेप्शन के बारे में भी आपको पता ही होगा, थोड़ा सा रिवाइंड कर देता हूँ। एक सेशन में गिवन गुड्स था, यानी इसका उल्टा होता है कि लो क्वालिटी लो गुड्स और लो प्राइस होती है, तो इसकी डिमांड भी कम होती है, कम ही लोग खरीदते हैं। ठीक है, स्पेकुलेशन वगैरह दिया था, फिर स्टेज नेसेसरी गुड्स वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें दी है। ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आपको जो सिलेबस के हिसाब से दिया पहले वो समझा दूंगा मैं। ठीक है, इसमें चेंजेस इन डिमांड का टॉपिक आपको दिया हुआ है, शॉर्ट नोट के लिए आता है एग्जाम में। चेंजेस इन डिमांड में आपको ध्यान में रखना है इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड मतलब कुछ नहीं, डिमांड बढ़ रही है तो इंक्रीजिंग, कम हो रही है तो डिक्रीजिंग। उसके बाद में आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में कंसेप्ट दी गई है कि इसके फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग जो है वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट दिया है, यानी ये वाला कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब पहले समझ लीजिए क्या होता है कि जो परसेंटेज चेंज, यहाँ पे एक डेफिनेशन है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, ये आपने अच्छे से कर लेना है ये वाली। ठीक है,
ये वाली, या फिर आपको ये भी कर सकते हो, ठीक है। नोट्स में एकदम इजी डेफिनेशन दी हुई है। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रीजन ऑफ द डिमांड ऑफ ए कम्युनिटी टू चेंज इन प्राइस। नहीं, उससे अच्छा ये वाली करो आप, बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें कंसेप्ट प्रॉपरली एक्सप्लेन किए हैं। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बी डिफाइन एज द रेशो ऑफ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, क्योंकि इसका फार्मूला है, ठीक है। आपने अगर ये इलास्टिसिटी डिमांड पढ़ा होगा तो पता होगा कि ये फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, ये इस तरीके से फार्मूला है इसका, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये फार्मूला है। इस फार्मूले के बेस पे आपको ये डेफिनेशन दी गई है, किसकी, लिप्सी की, ठीक है। तो ये आप कर लेना। इसके बाद में नेचर कि इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ होता है, भाई प्रोडक्ट के नेचर के ऊपर भी होता है कि नेचर कैसा है। जैसे नमक के बारे में अगर देखा जाए तो उसका प्राइस कितना भी बढ़ जाए या कम भी हो जाए, फिर भी उसकी डिमांड क्या रहेंगी, इलास्टिक ही रहेंगी, यानी वो कभी चेंज नहीं होंगी। ऐसी कुछ गुड्स होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, जैसे यहाँ पे टी, कॉफ़ी या शैम्पू का एग्जांपल दिया है। बहुत सारी गुड्स, अब सोप के बारे में देखते हो आप, शैम्पू के बारे में देखते हो, कई कंपनियों के शैम्पू अवेलेबल है, ठीक है। यानी अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट है मेरे पास। कंज्यूमर की इनकम डिपेंड करता है कि कंज्यूमर की इनकम कितनी है। ऑब्वियसली जितनी इनकम होंगी वैसे वो डिमांड करेगा, वो प्राइस की तरफ नहीं देखेगा। प्रपोर्शन ऑफ इनकम, यानी वो इनकम को डिवाइड भी कर सकता है कि भाई कुछ गुड्स ये लेगा, कुछ गुड्स ये लेगा, मतलब इनकम को डिवाइड करेगा, ठीक है। देन हैबिट्स, अब किसी को कोई चीज़ की हैबिट है, सिगरेट की हैबिट है, मतलब ड्रंकार्ड है, दारू पीने की आदत है, तो वो क्या करेगा, वो कंटिन्यू पीते रहेगा, उसके लिए प्राइस का कोई इशू नहीं रहेगा। यानी परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, इसमें उसका कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, ठीक है। अर्जेंट एंड पोस्टपोन डिमांड, अर्जेंट डिमांड के बारे में आपको क्लियर है कि जैसे कि मेडिसिन या मिल्क, यहाँ पे एग्जांपल बहुत अच्छे से दिए है, आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। आप चाहे तो उसको नोट डाउन करके रखो, हर एक पॉइंट के एग्जांपल, ताकि आपको पॉइंट्स के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ एग्जांपल जब लिखते हो तो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि एग्जांपल हर कोई नहीं लिख सकता। एग्जांपल लिखने के लिए आपको उस पॉइंट का पूरा डिटेल पता होना चाहिए, ठीक है। डिटेल पता है तो ये एग्जाम्पल लिख सकते हो। अर्जेंट में जैसे मिल्क फॉर बेबी, अर्जेंट है, अर्जेंट डिमांड है। पोस्टपोन वाला मतलब जैसे कि आपको आइसक्रीम खानी है, ये तो हम बाद में भी खा सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें दी हैं। उसके बाद में रेंज इन प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड, जैसे कुछ चीज़ों की डिमांड कैसे होती है, जॉइंट होती है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल ही अगर लेते हैं तो जैसे यहाँ एग्जांपल दिया होगा कार के साथ पेट्रोल, या ऐसा कुछ एग्जांपल होगा। हाँ, ये देखो, कार खरीदी है आपने तो आपको पेट्रोल का भी डिमांड करना ही पड़ेगा, ऐसे। फिर उसके बाद में टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी दिया हुआ है इसमें, ठीक है। ये लंबा क्वेश्चन है, काफ़ी हेवी क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा भी जाता है। तो ये अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपने ध्यान में रखना है, टोटल 5 टाइप्स होते हैं इसके। तो 5 टाइप्स कौन से? पहला है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है दोस्तों, ध्यान में रखना, डिमांड उस चीज़ की 10 है, ठीक है, और प्राइस भी क्या है, 10 है। यूनिटरी मतलब सिंगल, समझ लेना है आपको ने, 1 ध्यान में रखना है, यानी कि ऊपर भी 10 नीचे भी 10। अगर यानी डिमांड भी आपके कितनी है 10 और प्राइस भी कितना है 10, तो आपका आंसर कितना आएगा इसका 1, दैट्स ए यूनिटरी, ठीक है। देन रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड और मोर इलास्टिक डिमांड, मतलब इसमें क्या होगा, इसमें ध्यान में रखना है आपको कि डिमांड 20 है और प्राइस कितनी है उसकी 10, मतलब इसका आंसर आपका 2 आएगा। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, 1 से ज़्यादा है, ऐसा उसका मीनिंग होगा, ठीक है। उसके बाद में इलास्टिक डिमांड रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड है मतलब क्या होगा, उसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम आ रहा है, मतलब उल्टा कर लीजिए आप ऊपर वाले का, क्योंकि रिलेटिवली इलास्टिक था, ये रिलेटिवली क्या है, इन इलास्टिक। थोड़ा कन्फ्यूजिंग रहेगा, आपको बार बार रिवाइंड करके एक बार देखना पड़ेगा तो आपको क्लियर होगा। जिन्होंने पहले से पढ़ा है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो रिवाइज़ कर रहा हूँ तो जिनको टॉपिक्स क्लियर है उनके लिए रिवीजन का राउंड है ये, और जिनका नहीं हुआ है, पहली बार पढ़ रहे तो उनको थोड़ा सा रिवाइंड करके या नोट लेके पढ़ना पड़ेगा प्रॉपरली। या पॉज कर लो, पहले पढ़ लो उसको, या फिर वापस से वीडियो को रिवाइंड कर सकते हो। एक एक चीज़ें बारीक ऐसे पढ़नी पड़ेंगी, तभी सब चीज़ें क्लियर होंगी तभी लिख पाओगे। या ध्यान में रखना, पेपर में लिखने के लिए आपको डेटा पता होना कि क्या लिखना है, ठीक है। कुछ भी फेंकोगे तो मार्क भी वैसे आ जाते हैं, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में इसमें क्या दिया हुआ है आपको कि इलास्टिक डिमांड करेंगी इनफाइनाइट रहेंगी, मतलब कैसे कि डिमांड कुछ भी रहेंगी लेकिन प्राइस उसकी 0 रहेंगी, ठीक है। जैसे 10 डिमांड और प्राइस क्या है 0 है, तो ऐसा बहुत रेयर होता है वैसे भी,
ठीक है। उसके बाद में लास्ट इसमें दिया हुआ है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए, ज़ीरो आता है। तो ये ध्यान में रखना आपको कि इसका आंसर ज़ीरो, ई डी इक्वल्स टू ज़ीरो है। तो आपने क्या करना है, मतलब इसका मतलब क्या है कि भाई उसकी डिमांड ज़ीरो है लेकिन प्राइस है उसकी 10, तो लगभग इसका आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। अब फॉर्मेट देखो, इसमें ये इतना बड़ा क्वेश्चन है कि इसमें आप फार्मूला, उसका अमाउंट, उसका सॉल्यूशन, उसका डायग्राम, अगर ये सभी डायग्राम अगर आप निकालते हो लाइन से तो ये कितना बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इतना बड़ा तो अभी हम ज़्यादा डिटेल में जा नहीं सकते क्योंकि मुझे रिवाइंड करना है। तो आपको तो बस बेसिकली इनके पॉइंट्स लिख के रखो, ई डी 1, ई डी इज़ ग्रेटर देन 1, ई डी इज़ लेस देन 1, ठीक है, और ई डी इन्फिनिटी है और इसमें ई डी इक्वल्स टू ज़ीरो है, ऐसे। उसके बाद में इलास्टिक डिमांड में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी है, ठीक है, बट ये रेयर इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको मैं स्किप करूँगा, ठीक है। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाँ ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। इंपॉर्टेंस पूछे जाते हैं कि कौन सी चीज़ें, ये मतलब इलास्टिक डिमांड का यूज़ कहाँ होता है, यानी इंपॉर्टेंस किस चीज़ के लिए दिया है। तो सबसे पहले तो प्राइस डिसीजन लेने के लिए, प्राइस का डिसीजन लेने के लिए, फाइनेंस मिनिस्टर भी पॉलिसी बनाने के लिए यूज़ करता है। ट्रेड यूनियन मतलब वेजेस या जो वर्करों के साथ मतलब राइट फेयर वेजेस होती है, प्रॉपर वेजेस उनको मिलनी चाहिए, प्रॉपर काम होना चाहिए, राइट मतलब प्रॉपर मतलब रेमुनरेशन अगर उनको नहीं मिलता है, प्रॉपर पे नहीं मिलता है वर्कर को, तो उसके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूज़ की जाती है। यूज़फुल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी के लिए काम आता है, ट्रांसपोर्ट के लिए काम आता है ताकि वो फ्रेट कैलकुलेट कर सके, और मतलब जो कैरेज वगैरह होता है, किराया जो होता है रेलवे का या फिर किसी गाड़ी का ट्रांसपोर्ट का, तो वो निकालने के लिए। पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी उसके लिए काम आता है, और नेशनलाइजेशन के लिए काम आता है, और फैक्टर प्राइसिंग का मतलब आपको पता ही होगा, ठीक है। लैंड, लेबर और कैपिटल, इनका जो निकालना होता है, क्या लैंड से क्या मिलता है आपको, रेंट, लेबर से वेजेस और कैपिटल से इंटरेस्ट, राइट। देन उसके बाद में लॉ ऑफ इक्वी शायद आपको सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो इसको मैं नहीं समझा हुआ, ठीक है। वैसे लॉ इक्वी अगर किसी को है, किसी को लग रहा है कि कंसेप्ट थोड़ी काम की लग रही है तो बता दो, अभी आया है तो बीच में, तो इसका मतलब ये होता है कि जब इक्वल सेटिस्फेक्शन, मतलब कि मैंने अपने मतलब एग्जाम्पल इसमें इस लॉ का एक छोटा सा एग्जाम्पल ये दूंगा कि मेरी 5,000 रुपये इनकम है, ठीक है, या सेविंग है मेरी, सपोज़ 5,000 मैं सेविंग करता हूँ, और उस सेविंग में मुझे क्या करना है, दो चीज़ें खरीदनी है, ठीक है। तो मैंने दो चीज़ें खरीदी, यहाँ पे मैंगो भी ख़रीदा है और एप्पल भी ख़रीदा है, और दोनों से मुझे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ऐसा उन्होंने बोला गया है इस लॉ में। तो लॉ को आपको तो पता ही होगा, सभी लॉ के एक्सेप्शन बहुत सारे होते हैं, ठीक है। आप मैंगो की टेस्ट अलग होती है और एप्पल की टेस्ट अलग होती है, दोनों की प्राइस अलग होती है, दोनों के सेटिस्फेक्शन अलग होता है, लेकिन इस लॉ में बोला है कि दोनों से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या है, इक्वी है। तो उसकी डायग्राम इस तरीके से बनती है, एक लाइन से जो खींचा गया है ये कर्व बीच में से, ठीक है, तो ये इक्वी दिखाया गया है, इक्वल दिखाया गया है, ये है, ठीक है। चलो छोड़ते इसको, इंडिफरेंस कर्व भी नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद में हाँ, डिमांड फॉरकास्टिंग क्वेश्चन आपको काफ़ी पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान में रखना है, डिमांड फॉरकास्टिंग, ठीक है, यानी डिमांड का अंदाज लगाना। अब इसका आपको डायग्राम ये वाला ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि आपको एग्जामिनेशन में पूरा डिटेल में 16 मार्क के लिए, 8 मार्क के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए काम आए। तो एडवांटेज या नीड है इसकी, भाई डिमांड फॉरकास्टिंग करने के लिए, प्लानिंग पॉलिसी, कॉस्ट कम करने के लिए, मल्टी प्रोडक्ट फर्म के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, और मैन पावर प्लानिंग के लिए भी काम आती है। और भी चीज़ें आपको एक्सप्लेनेशन में दी गई है, तो आप इसको पूरा डायग्राम बना के मस्त एक्सप्लेन कर सकते हो। देन और क्या है, इसमें कुछ मेथड दिए डिमांड फॉरकास्टिंग की, तो मेथड में ये कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि डिमांड फॉरकास्ट करने के लिए कुछ लोग सर्वे करते हैं, घर घर जाके यूज़ करते हैं कि भाई आप कोलगेट करते हैं, आप पेप्सोडेंट यूज़ करते हैं, आप मतलब कौन सा पेस्ट यूज़ करते हैं, आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप क्या चाय मतलब कौन सी चाय पत्ती यूज़ होती है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसा स्टडी करते हैं, तो इससे पता चलता है कि लोग प्रेफर क्या करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट कौन से एरिया में यूज़ होता है, तो इसको बोलते हैं सर्वे मेथड। कलेक्टिव ओपिनियन मतलब कुछ लोगों का मेथड, ओपन मतलब ओपिनियन मेथड ली जाती है कि भाई सबका चीज़ के प्रति क्या ओपिनियन है, कि भाई क्या लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या जानते हैं, इसके लिए सेल्समैन लोग क्या करते हैं, सबके जजमेंट लेते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट क्या बोलते हैं, ये तो लोगों की बातें हो गई। एक्सपर्ट क्या बोलते हैं कि भाई किस चीज़, इसमें डेल्फी मेथड वगैरह यूज़ होती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, ताकि डिटेल में जाके स्टडी कर सकें। देन उसके बाद में स्टैटिस्टिकल मेथड भी होती है इसमें, ट्रेंड प्रोजेक्शन मतलब ट्रेंड मतलब ग्राफ वाली मेथड, ठीक है, ग्राफिकल मेथड मतलब चार्ट वाली, रिग्रेशन एनालिसिस भी होता है, ठीक है। देन कंट्रोल एक्सपेरिमेंट मेथड, ऐसे कई मेथड्स आपको दिए, और लास्ट में आपको दिया है स्टडी ऑफ जनरल इकोनॉमिक
एनवायरनमेंट, मतलब इसमें किस तरीके से लोग, मतलब लोगों का एक्सपीरियंस क्या रहा प्रोडक्ट के प्रति, कि भाई लोगों का जो प्रोडक्ट यूज़ किया है उसके प्रति वो क्या सोचते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ होती हैं। अब बाकी आप डिटेल में पढ़ना है तो इसको मतलब थ्योरी बेसिकली आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक का दिया है, आपके पास जो भी नोट्स आप यूज़ करते हो उसका आप पढ़ सकते हो। मैं बेसिकली आपको हर क्वेश्चन, हर टॉपिक का एक कंसेप्ट समझा के दे रहा हूँ ताकि आपका कुछ कंसेप्ट क्लियर हो सके, ताकि एग्जाम में लिखने के लिए हेल्पफुल हो। अब ये तीसरा यूनिट होता है आपको प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन का क्या अजम्पशन है। भाई कोई भी चीज़ बनाना मतलब प्रोडक्शन करने के लिए दो चीज़ें ध्यान में रखनी, एक शॉर्ट रन, एक लॉन्ग रन। मतलब आपको दो ही चीज़ें अच्छे से ध्यान में रखना है, एक शॉर्ट रन के लिए प्रोडक्शन, एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन। सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन दो ही पार्ट के लिए होता है, एक शॉर्ट रन के लिए और एक लॉन्ग रन के लिए। जैसे हम कोई जैसे समोसे का भी खाने का ही एग्जाम्पल जल्दी याद रहता है सबको। समोसा अगर हम बनाते हैं तो इसको बनाने का जो डिसीजन रहेगा वो शॉर्ट टर्म रहेगा, बराबर है। सेम वे अगर मुझे मान के चलो कोई कपड़े बनाना है, ठीक है, या कोई बर्तन बनाना है, बर्तन बनाने की इंडस्ट्री है, तो वो उसका डिसीजन कैसे रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि वो लॉन्गर लाइफ चलेगा ऐसे। या टीवी कंपनी होंगी या फिर कोई ऑटोमोबाइल कंपनी होंगी, ऐसे जो भी हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल ही, बाकी ये दो तीसरी डायग्राम आपने नहीं एक्सप्लेन करनी है, दो ही शॉर्ट रन लॉन्ग रन, ठीक है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन में देना है, ठीक है। इसमें आपको कुछ फंक्शन वंक्शन पूछे जाते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, कहाँ है, वेट इससे अजम्पशन हो गए, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन का लॉ प्रोडक्शन, ये देखो शॉर्ट रन लॉन्ग रन में फिर दो थ्योरम आपको, मतलब सॉरी लॉ दिए हुए हैं, ठीक है। तो लॉ में आपको, रुको मैं सिलेबस से एक बार देख लूँ कि सिलेबस से फंक्शन प्रोडक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल, हाँ, तो आपको ये वाला लॉ दिया हुआ है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, मतलब जो हम पढ़ने वाले हैं यही वाला, राइट, ये तुमको सिलेबस में दिया है, ठीक है। कौन सा, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है, तीसरे यूनिट के पार्ट में। तो इसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या है कि भाई देखो यहाँ पे लैंड जो है वो फिक्स रखी गई है। पहले लॉ का टेबल समझ लीजिए, आप पूरा लॉ ही समझ जाएंगे। अब उस लैंड पे काम करने वाले लोग, पहले उस लैंड पे एक व्यक्ति काम करता था तो उसका प्रोडक्शन इतना था, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। फिर उस लैंड पे दो लोग, मतलब 5 एकड़ वगैरह ज़मीन है तो उस 5 एकड़ पे काम करने वाले वर्कर कितने हैं, 2। तो 2 काम करे तो प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 7 का। उसके बाद में उसी 5 एकड़ ज़मीन पे मान के चलो वर्कर कितने काम कर रहे हैं, 3, तो प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 12 का। मतलब देखो प्रोडक्शन जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। फिर जब हमने 5 एकड़ पे कितने लोगों को रखें, यहाँ पे 4 लोगों को, तो प्रोडक्शन कितना हो गया, 14 हो गया, 14 हो गया। फिर 5 एकड़ के लिए 5 वर्कर अपॉइंट किए तो प्रोडक्शन कितना हो गया, 15 का। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, 15 के बाद में जो आंकड़ा है वो चेंज होते जा रहा है, मतलब 15, 14 और 12, मतलब ये क्या होते गया, अगर प्रोडक्शन देखो तो मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो कम होते गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, क्योंकि लेबर जो है ज़्यादा हो रहा है। मतलब लैंड जो है फिक्स है 5 एकड़ की और लेबर जो है उसके ऊपर ज़्यादा हो रहा है, इसके वजह से प्रोडक्शन क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो यही लॉ ऑफ वेरिएबल का मेन कंसेप्ट है, ठीक है। बाकी ये प्रपोर्शन का कंसेप्ट कुछ है नहीं यहाँ पे। ये 5:1 टू 5:2 आप टेबल समझ जाओगे, इसमें रेशो में जोड़ा गया है। एवरेज निकाला गया है, एवरेज मतलब सिंपल है, इस अगर बॉक्स को हम देखते तो एवरेज कैसे निकाला गया है भाई, ये इस कॉलम को ऊपर यहाँ लिखा भी है एक्सप्लेनेशन में आपको कि अपन ने 3 को क्या किया, 1 से डिवाइड किया तो आंसर आपका क्या आएगा, 3 आएगा। उसके बाद में 7 है तो 7, ये 7 और ये 2, इसको डिवाइड किया गया है तो 7/2 ऑब्वियसली आपका 3.5 आएगा। तो इस तरीके से पूरा ड्रॉ किया गया है। और मार्जिनल मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है। डिफरेंस मतलब कैसे, सिंपल है, पहला 3 जैसे का वैसा, फिर नेक्स्ट 7 है, 7 और 3 में डिफरेंस कितने का है, 4 का, ठीक है। यानी कि 7 - 3 राइट 4 ऐसे निकाला गया है। फिर नेक्स्ट डिफरेंस कितने का है, 12 का। तो इसका मतलब क्या है, 12 माइनस कितना 7, तो आपका आंसर कितना आएगा, 5। तो इस तरीके से निकाला गया है, राइट। देन तो ये है लॉ का डायग्राम। इसमें मार्जिनल में क्या किया, देखो मार्जिनल में पहले क्या हुआ, 3, 4, 5 मतलब इंक्रीज़ होते गया। अगर हम यहाँ ध्यान रखते हैं तो 3, 4, 5 इंक्रीज़ होते गया, बाद में डिमिनिशिंग होते गया और बाद में निगेटिव चले गया। मतलब 3 स्टेज दिए, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में इंक्रीजिंग था, सेकंड स्टेज में डिक्रीजिंग था और थर्ड स्टेज में क्या था, ये निगेटिव रिटर्न दे रहा है। तो यही इस लॉ का मेन कंसेप्ट है और इसी के हिसाब से ये डायग्राम बनाई गई है। अगर आप उसको प्लॉट करते हो, प्लॉट क्या करना है आपको, खाली ये लेबर, प्रोडक्शन,
टोटल प्रोडक्शन, सॉरी प्रपोर्शन को क्लिक हुआ क्या, टोटल प्रोडक्शन को, एवरेज प्रोडक्शन को और मार्जिनल को, इन तीनों की ये डायग्राम है जो बनाई गई, 3 कर्व जोड़े गए हैं। तो आपको लाइन से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले के लिए कितना, दूसरे के लिए कितना, ऐसे 8 के लिए कितना, फिर ये इसके लिए कितना, फिर इसके लिए कितना, ऐसे आप जोड़ोगे तो आपको डायग्राम मिलेंगी, ठीक है। और उसका असम्पशन दिया है कि भाई लॉ जो है शॉर्ट रन के लिए, ठीक है, लॉन्ग रन के लिए नहीं है। टेक्नोलॉजी उनकी कांस्टेंट है, एक ही फैक्टर पे काम कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। 2 फैक्टर यानी वेरिएबल नहीं है, एक ही फैक्टर वेरिएबल है, कौन सा है, लेबर। लैंड क्या रखी है उन्होंने, फिक्स मतलब 5 एकड़ 5 एकड़ 5 एकड़। और वेरिएबल क्यों बोला है लेबर को, क्योंकि लेबर बढ़ते बढ़ते जा रहा है, इसलिए उसको वेरिएबल हो रहा है। होमोजीनियस अजम्पशन किया उन्होंने कि चीज़ें जो है होमोजीनियस है, एक जैसी हैं, ठीक है। फिजिकल इनपुट और आउटपुट कंसिडर किया है। रिटर्न लॉ जो है वापस घूम के आ रहा है, नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, ठीक है। उसके बाद में प्रोडक्टिविटी जो है, टोटल प्रोडक्टिविटी वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, ऐसा उन्होंने अजम्पशन लिया है, ठीक है। तो फिर इंक्रीज़ क्यों हुआ, डिक्रीज़ क्यों हुआ, उसके आपको पॉइंट दिए हुए हैं। इससे ज़्यादा और कुछ समझा नहीं सकता मैं, ठीक है। बाकी आपको पढ़ना पड़ेगा, वीडियो एक बार रिवाइंड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि लॉ क्या है, ठीक है। मैं रिवाइंड कर रहा हूँ तो ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा, शायद एक ही टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, तो शायद बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ये लॉ का एक्सपेंशन इस तरीके से है। ये 2 फैक्टर वैरी है, कितने फैक्टर, 2 फैक्टर वैरी है। वैरी मतलब चेंजेस, 2 फैक्टर में चेंजेस दिए हैं। 2 फैक्टर में चेंजेस मतलब कैसे, पिछला जो लॉ था उसमें खाली लैंड ये फिक्स थी और लेबर वेरिएबल थे। अब इस लॉ में क्या है, देखो लैंड भी वेरिएबल है और लेबर भी वेरिएबल है, इसको बोलते हैं 2 फैक्टर वैरी। तो 2 फैक्टर वैरी का प्रोडक्शन का ये लॉ, आपको 2 लॉ ध्यान में रखने हैं, वो शॉर्ट रन है, ये लॉन्ग रन है, ठीक है। तो इसके अजम्पशन क्या है, देखो वही, ये लॉन्ग रन है, ऑल फैक्टर वैरी है, मतलब 2 फैक्टर वैरी जो इक्वल प्रोपोर्शन में हो रहा है। टेक्नोलॉजी यहाँ भी कांस्टेंट है, फिजिकल इनपुट यहाँ पे भी है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन रखा है, होमोजीनियस फैक्टर यहाँ पे भी है, मतलब आधे पॉइंट तो सेम ही है। वैसे भी अजम्पशन के आधे पॉइंट सेम, उसके खाली शॉर्ट रन लॉन्ग रन, और वहाँ 1 फैक्टर वैरी, यहाँ 2 फैक्टर और ऑल फैक्टर वैरी बोल सकते हो, ठीक है, इन शॉर्ट एंड सिंपल। बाद में ये टेबल है, जैसे वो टेबल था सेम वैसे ही है, आपको यहाँ पे ये वाला कॉलम ध्यान में रखना है, और मार्जिन उसका डिफरेंस है। अभी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इंक्रीज, कांस्टेंट, डिक्रीज, मतलब यहाँ पे डायग्राम इस तरीके से बनेंगी। यहाँ पे डायग्राम बनाई नहीं है, मतलब डायग्राम ऐसी बनेंगी, पहले इंक्रीज हो रहा है, मतलब आप 1 मिनट इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका ये हो गया, ये पहले इंक्रीजिंग स्टेज जाएगा आपका, बाद में कांस्टेंट आएगा ये, और बाद में डिक्रीजिंग होगा इस तरीके से। मतलब ये आपका पहला स्टेज हो गया, ये आपका सेकंड स्टेज हो गया, और ये आपका थर्ड स्टेज हो रहा है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से 3 स्टेज से ये लॉ गुजरा हुआ है, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड डिक्रीजिंग। और उसके फिर आपको कारण दिए कि क्यों ये ऊपर नीचे हुआ है, और इसके लिमिटेशंस है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद में ये आपको है नहीं, उसके बाद में प्रोडक्शन, ये सब चीज़ें। हाँ, आपको कॉस्टिंग कंसेप्ट के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी काम आएगा कॉस्टिंग कंसेप्ट के लिए, कि भाई आपको कुछ कॉस्टिंग कंसेप्ट है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको शायद से वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दी है, ठीक है। ये प्राइम एंड वेरिएबल और फिक्स, सिंपल सी बात है। फिक्स कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो कभी चेंज नहीं होती, जैसे कि अगर रेंट देखा जाए तो कुछ दिन के लिए सेम होता है, सैलरी भी बोल सकते हैं हम लोग अगर देखा जाए तो। अगर इससे भी मतलब इंटरेस्टिंग एग्जांपल होना तो उसके लिए हम इंटरेस्ट ले सकते हैं, डेप्रिसिएशन ले सकते हैं, क्योंकि इनका जो परसेंटेज है वो क्या होता है, फिक्स होता है, इसलिए ये कहते हैं फिक्स एक्सपेंडिचर। वेरिएबल का मतलब क्लियर है दोस्तों कि जो बार बार चेंज होते रहते हैं, जैसे कि मान के चलो मटेरियल का रेट हो गया, पेट्रोल का रेट हो गया, शेयर के प्राइस, गोल्ड के प्राइस, ये सब वेरिएबल में आप डाल सकते हो। उसके बाद में प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट मतलब वो जिसमें प्रॉफिट ऐड होगा ऑब्वियसली, यानी कि अगर मैं फार्मूला बताऊँ तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मतलब सेलिंग कॉस्ट, और प्रोडक्शन मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल सकते हो, कि प्रोडक्शन मतलब गुड्स को बनाने के लिए जो खर्चा आ रहा है वो, उसमें कुछ खर्चे ऐड करोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाएगा, और कुछ नहीं। उसके बाद में इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मतलब ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको शॉर्ट नोट के लिए पूछ सकते हैं और डिफरेंट में भी पूछ सकते हैं, तो आपको इनको प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा। इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब क्या, कि जो एंटरप्रेन्योर जो है ओन रिसोर्सेज के लिए करता है, खुद के रिसोर्स के लिए किया गया खर्चा, ठीक है। यानी कि जैसे कि मान के चलो एक तरीके से मैं एक बिजनेस पर्सन हूँ और मैं अपने खुद के व्हीकल का रिपेयरिंग करा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि यूज़ ऑफ ओन प्रीमाइसेस और सेल्फ ओनेड कार इन व्हीकल इन बिजनेस, मतलब खुद की कार हम बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, खुद की चीज़ें हम बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, और उसकी जो कॉस्ट बन रही है वो कॉस्ट हो जाएंगी आपकी इम्प्लिसिट,
ठीक है। उसका उल्टा एक्सप्लिसिट होगा। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मीन्स दोज कॉस्ट विच आर एक्चुअली पेड बाय फर्म, जो फर्म ने पेड किए हैं, ठीक है। द एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर अ मॉनेटरी पेमेंट। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे उसका पेमेंट कर रहे हैं ना, जो आप ज़मीन यूज़ कर रहे हो उसका रेंट दे रहे हो, आप जो काम कर रहे हो उसका वेजेस निकाल रहे हो, इंटरेस्ट निकाल रहे हो, पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल निकाल रहे हो, तो ये आएगा आपका एक्सप्लिसिट में। इम्प्लिसिट मतलब सिंपल सी बात है, खुद के लिए ड्राइंग समझ लो एक तरीके से, और एक्सप्लिसिट मतलब बाहर के लिए। मनी कॉस्ट, रियल कॉस्ट शायद से आपको है कि हाँ है। मनी कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो चीज़ पैसे के लिए काम की जाएंगी उसको मनी कॉस्ट बोलेंगे। रियल कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जिसमें आपने अपना मतलब क्या दिया, इंपॉर्टेंस अपना अपना पेन, मतलब जैसे आपने किसी की हेल्प की, ठीक है, तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते। यानी आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो उस कॉस्ट को हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, दैट्स अ रियल कॉस्ट। और अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हो और उसके बदले में कोई चार्जेस ले रहे हो, दैट इज़ मनी कॉस्ट, इन शॉर्ट एंड सिंपल। बाकी आप देखो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट मतलब सिंपल है दोस्तों, जैसे कि बहुत सारी 4 साल की, 5 साल की या 2 साल की कॉस्ट में टोटल करो, यानी टोटल जो भी खर्चा आ रहा है, टोटल कॉस्ट जितनी भी है उसको हम क्या करते हैं, अगर टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, यानी क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एवरेज कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला वैसे भी दिया है शायद से। और मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग है। मार्जिनल कॉस्ट निकालने का तरीका इस तरीके से होता है कि मान के चलो अगर मैं 120 का खर्चा आ रहा है मुझे, नेक्स्ट खर्चा 140 आ रहा है, नेक्स्ट 160 आ रहा है, तो इनका जो डिफरेंस होता है, जैसे कि पहला अगर एग्जांपल 100 है तो 100 और 120 में डिफरेंस कितने का, 20 का, तो ये हो गया मेरा मार्जिनल। एडिशनल कॉस्ट को बोलते हैं मार्जिनल। फिर 140 और 120 डिफरेंस कितने का है, फिर से 20 का, मतलब इन सब में डिफरेंस कितने का है, 20 का। तो ये जो मार्जिनल है मतलब एडिशनल कॉस्ट जो लग रही है उसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में वही डायरेक्ट कॉस्ट, कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कि एग्जांपल अगर आप देखते हो तो कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो खर्चा होता है, जैसे कि वेजेस लग रहा है, ये लग रहा है, तो डायरेक्ट में आता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब वो जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता है। जैसे कि आप एग्जांपल अगर देखना है तो डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट के होते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पेंडल के होते हैं, ऐसा भी आप समझ सकते हो। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होगा, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ फार्मूला दिया हुआ है, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नाम से भी क्वेश्चन आता है शायद से, आपको छोटा सा टॉपिक है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब, ठीक है। यानी क्या कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट विच कम्स आउट ऑफ द यूज़ ऑफ द एनी फैक्टर, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी फैक्टर के यूज़ से जो खर्चा आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कोई ज़मीन किसी हाईवे पे पड़ी हुई है, ठीक है, मान के चलिए, अब उसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन किसी को अगर लगा कि वहाँ पेट्रोल पंप डालना है या कोई ढाबा डालना है, तो अब उस चीज़ का यूज़ होने लगा है, तो अब मुझे उससे बेनिफिट मिलेगा, मैं उसको भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मुझे अल्टीमेटली कोई गेन होने जा रहा है और उसके लिए मैं खर्चा करूँगा, ठीक है। तो मुझे उससे तो इनकम होंगी अल्टीमेटली, लेकिन मुझे उसको पहले रेडी करना पड़ेगा उस तरीके से, ठीक है, तभी मुझे उससे आउटकम मिलेगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच कम्स आउट ऑफ द यूज़ ऑफ एनी क्या बोला है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और इन सम अदर अल्टरनेटिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, किसी अल्टरनेटिव से भी, ठीक है। तो उसके कुछ आपको ऑब्जेक्टिव्स या क्या क्रिटिसिज्म लिमिटेशन वगैरह दिए हैं, वो आप पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको 3 यूनिट दिए गए हैं, टोटल आपको आई थिंक 5 यूनिट्स हैं। तो 5 यूनिट में से ये 3 यूनिट का रिविज़न मैंने यहाँ पर करवा दिया है आपका, ठीक है। होप सो कि आप इस चीज़ को अच्छे से रिवाइंड करो, जो चीज़ें हैं नहीं समझी बार बार देखो, आपका 1-2 बार देख लोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो मैंने चीज़ें समझाई है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको ज़्यादा टाइम दिया है, जो लेस इंपॉर्टेंट थे उसको कम टाइम दिया है। तो उसके बाद में जो यूनिट नंबर 4 और 5 है उसका वीडियो अपकमिंग नेक्स्ट में आएगा, तो उसके लिए आप बने रहिए चैनल के साथ में, तो आपको नेक्स्ट वीडियो इसके साथ में ही मिल जाएगा। और दोस्तों को अपने शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो और इस चीज़ की जानकारी अपने दोस्तों तक मिल सके। कॉलेज के ग्रुप या जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है, जो मतलब स्टूडेंट्स है या जो भी आपके ये है, उनको आप ये शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप शेयर करते हैं तो अच्छा रिस्पांस आता है, तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो बड़ी जल्दी ही आपको प्रेजेंट करूँगा, क्योंकि आपका रिस्पांस मेरे मोटिवेशन के लिए काम आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले कुछ अलग चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मुझे अच्छा रिस्पांस मिलेगा और आपका कोऑपरेशन मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर नए हो तो, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। और वीडियो की जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की है उसके ऊपर एक छोटी सी कमेंट भी आप दे सकते हैं। चलो दोस्तों।